हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित है और डीएसपी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज 28 मई 2024 है। आज से हम करंट अफेयर शुरू करेंगे, न्यूज़ पेपर डिस्कशन करेंगे और हम ले रहे हैं हम आज की पहली न्यूज़ है ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, फ्रंट पेज में न्यूज़ है। इसके बारे में आपको पहले एक बैकग्राउंड बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको इस न्यूज़ में आते हैं अपन, ठीक है। बैकग्राउंड ये है कि बीजेपी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, बीजेपी ने एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करा। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, मगर एडवर्टाइजमेंट में बीजेपी ने क्या करा, तृणमूल की बुराई कर दी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब वो बुराई बहुत गंदी थी, डिस्गाइज थी। इसको लेके जो तृणमूल कांग्रेस है वो कहां गई, कलकत्ता हाईकोर्ट में गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दो लोग को सुनाया। पहला तो जो बीजेपी है, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सुनाया कि बोला ये जो आप कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेरोगेटरी है और ये वायलेट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। एक तो डेरोगेटरी है एडवर्टाइजमेंट और ये वायलेट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। तो इसलिए इसने जो कलकत्ता हाईकोर्ट है, डॉक्टर भट्टाचार्य जी, उन्होंने बीजेपी को सुनाया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को सुनाया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी वायलेट हो रही है और जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका है वो भी थोड़ा सा कैजुअल है, तो आप लोग थोड़ा सा सुधार करिए इस पर। मगर जो बीजेपी पार्टी वो यहाँ नहीं मानी, पॉलिटिकल पार्टी वो यहाँ नहीं मानी, फिर वो हाईकोर्ट में गई। हाईकोर्ट जब वो गई, हाईकोर्ट में भी जो हाईकोर्ट है उसने भी सेम, मतलब कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट गई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जो फैसला था उसी के ही सपोर्टिंग कुछ फैसला दिया। उसने ये बोला कि ये जो आप अटैचमेंट कर रहे हैं ना आप, ये प्राइमा फेसी डिसप्रेजिंग है, मतलब पहली नजर में नीचे दिखाने वाला काम कर रहा है ये। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि ये वुड नॉट बी द इंटरेस्ट ऑफ वोटर। ये जो आप जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इससे सिर्फ आपका फायदा होगा, किसी वोटर का फायदा नहीं होने वाला। तीसरी जो इन्होंने बात करी, ये जो आपके राइवल्स है ये आपके एनिमी नहीं है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली, ठीक है। फिर इस बात को काउंटर करने के लिए जो वकील थे बीजेपी के, वकील साहब का नाम क्या है, पीएस पटवालिया साहब ने कहा कि सर जो भी हमने बातें कह रहे हैं, हम जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ये सबूतों के, फैक्ट के आधार पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पर जज ने उनकी बात नहीं मानी और पटवालिया साहब को अपनी जो प्ली है, जो याचिका है, उसे वापस लेना पड़ा, ठीक है। अब ये हमारा बैकग्राउंड है। अभी आगे जो हो सकता है, आगे इसमें बस यही न्यूज आ सकती है कि अभी तक जो हाईकोर्ट है, जो कलकत्ता हाईकोर्ट है, उसने अभी तक इंटरिम फैसला सुनाया। इंटरिम फैसला, जो फाइनल ऑर्डर है हाईकोर्ट, जो हाईकोर्ट है, कलकत्ता हाईकोर्ट है, वो 4 जून को सुनाएगी, ठीक है। तो 4 जून को ये न्यूज फिर से आएगी और उस न्यूज में फाइनल जो ऑर्डर है, अभी इंटरिम ऑर्डर दिया था कलकत्ता हाईकोर्ट ने कि जो आपका कमेंट है, जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो डेरिवेटरी है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी हट कर रहा है, तो इसका फैसला 4 जून को होगा। तो जो जज साहब है वो सुप्रीम कोर्ट से तो चले गए, उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली सुप्रीम कोर्ट से, तो उनका आखिरी यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं, अदरवाइज ये न्यूज यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। ये क्वेश्चन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे। आपके पास 1 मिनट अपना टाइम लीजिए, आप वीडियो को ऑफ करिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लॉ बाय लीगली नॉट इन्फोर्सेबल है और इसकी कोई स्टैट्यूटरी कोई बैकिंग नहीं है, ठीक है। ये बस एक गाइडलाइंस होती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज करती है। शिवांगन की पाठशाला में हमने यूपीएससी के रिगार्डिंग एक बैच लॉन्च करा है, फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करा है हमने। अगर आपको इस बैच को एक्सेस करना है तो इस बैच को एक्सेस करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कोड यूज कर सकते हैं मिश्रा सर, तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो टीम आएगी, जो हमारे पास जो टीम है वो दिल्ली की सरफेस टीम के साथ आपको प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा रांची में रहकर। ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है। थैंक यू। अगली न्यूज है विरूपाक्षा टेम्पल से रिलेटेड। इस टेम्पल पे हुआ क्या है, रिसेंटली विरूपाक्षा टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है। इस टेम्पल पे हुआ क्या है, कुछ इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूट गया है ड्यू टू द हैवी रेन। बहुत हैवी बारिश हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ उसमें नुकसान आया है। कौन से हिस्से के इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान आया है, ये जो मंडपा वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर होता है मंडपा वाला, ये आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे मंडपा वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जो गर्भगृह की जस्ट सामने होता है, सैंक्टम सैंक्टोरम के सामने होता है, गर्भगृह के सामने होता है मंडपा,
जहां पर अपन ताली बजाते हैं, हॉल टाइप का होता है, वो उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम आई, मतलब कोलैप्स हुआ है, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है कि भाई ये जो टेम्पल है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कब बना था, किसने बनाया था, हम देख लेते हैं। 7th सेंचुरी में बनाया था। यहाँ पे जो डेटी है, मतलब जो भगवान है यहाँ पे शिव जी हैं, और इसको पहली बार बनाया 7th सेंचुरी में बाय द चालुक्यास के द्वारा बनाया गया था। फिर इसका रिकंस्ट्रक्शन अच्छे से रिनोवेशन कराया गया था विजयनगर अंपायर में। विजयनगर अंपायर में रिनोवेशन किसने करा था, ये किंग देवराय II ने करवाया था, ठीक है। इस टेम्पल की एक खास बात है, ये द्रविड़ा आर्किटेक्चर के हिसाब से बना हुआ है, और ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल में 12 पिलर है। इससे पहले 12 पिलर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर नहीं बनते थे, इसमें बना है पहला, ठीक है। अब हमने देख लिया विजयनगर अंपायर में कृष्णदेवराय II ने बनवाया है, मगर 7th सेंचुरी में जब चालुक्य जीत के आए थे, पल्लवास को हरा के आए थे, तो विक्रमादित्य II की जो वाइफ है, जिनका नाम है लोकमा देवी, उनके कहने पे टेंपल बनवाया गया था 7th सेंचुरी में। आर्किटेक्चर का नाम है ये श्री गुंदन अनिवरिताचारी। बहुत मुश्किल से मिला है ये, तो आपके पेपर में भी बहुत मुश्किल से आएगा। आपको बस ये विजयनगर अंपायर में ये याद रखना है किसने बनवाया था, ठीक है। अब ये जो टेम्पल है ना, मैंने बताया मंडपा और पिलर बताए थे, पिलर से हैं। उसके बाद इसमें एक टेम्पल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, टेम्पल के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक चीज है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैकल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैकल्स होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब टेम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप लोग इसे बहुत अलग अलग जगह देखोगे इंडियन आर्किटेक्चर में। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैकल्स क्या होता है, देखो जरा, ये जो टेम्पल है, टेम्पल का जो ये हिस्सा है, इस हिस्से में जो आर्किटेक्चर है वही आर्किटेक्चर इस हिस्से में भी है। बस इनमें अंतर क्या है, जो ऊपर वाला जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। सेम आर्किटेक्चर इस फ्लोर में भी है पर छोटा हो गया। इसी कॉन्सेप्ट के, इसी टेम्पल मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट, इसी आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैकल्स, ठीक है। हम्पी एरिया में है ये, हम्पी कर्नाटक में है, विजयनगर अंपायर कर्नाटक में, टेम्पल कर्नाटक में। कर्नाटक में कहां पर है, इस लोकेशन में, ठीक है। हम्पी कुछ खास बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहली चीज, कब हेरिटेज साइट है, अभी हुई है क्या कि पहले से थी, बहुत पहले से थी, 1986 से थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कौन से रिवर के पास में है ये हम्पी, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है, कौन से रिवर के पास में है ये, तुंगभद्रा रिवर के पास में। तीसरी चीज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम कहां पर है, वो सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम भी कहां पर है, हम्पी में ही है। चौथी चीज, कौन सी बैटल के बाद विजयनगर अंपायर में कोलैप्स हो गया, तो उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ तलीकोटा, ठीक है। बैटल तलीकोटा कब हुई थी, 1565 में हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ 4-5 फैक्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके दिखाइए एक बार आप। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सब मालूम चल गया होगा, तुंगभद्रा रिवर के पास में ये हम्पी रिवर है, ठीक है, हम्पी सिटी है। अगली न्यूज जो है वो जिग से रिलेटेड है। जिग क्या होता है ये रिलेटेड है। अभी तक जब भी हमने जिग देखा है तो जिग के साथ जैग देखा है, पर इस बार जिग अकेला ही आया है। तो जिग क्या होता है, जिग एक करेंसी है जो जिम्बाब्वे ने लॉन्च करी है। जिम्बाब्वे कहां पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जिसका नाम है जिम्बाब्वे, जो साउथ अफ्रीका, उसकी लोकेशन देख लीजिए आप, साउथ अफ्रीका के ऊपर मोजाम्बिक्यू, बोत्सवाना, ज़ाम्बिया, इसके बीच में एक कंट्री, ठीक है। और ये जो कंट्री करेंसी है, ये करेंसी जिग जो करेंसी है वो वर्ल्ड की लेटेस्ट करेंसी है, लेटेस्ट करेंसी है, लॉन्च बाय जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे करेंसी के नाम पे थोड़ा सा कैरेक्टर लेस है। पिछले 15 सालों में जिम्बाब्वे ने 6 बार करेंसी चेंज कर ली है। ये नई करेंसी है, हो सकता है भविष्य में चेंज कर दे, ठीक है। अब इस करेंसी की खास बात यह है कि ये गोल्ड बैक्ड करेंसी है। गोल्ड बैक्ड मतलब सोना, गोल्ड इसको सपोर्ट करता है। इस करेंसी के प्रोडक्शन में गोल्ड क्या करता है, सपोर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, इस करेंसी के प्रोडक्शन में गोल्ड क्या करता है, सपोर्ट करता है, बैक करता है। जैसे मोदी जी को बैक करते हैं योगी जी और अमित शाह जी,
बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वैसे ही इस करेंसी को बैक करता है गोल्ड। कैसे करता है गोल्ड? अगर आपके पास 10 किलो गोल्ड है और 10 किलो गोल्ड से अगर आप 1000 करेंसीज 1000 जिग प्रिंट कर सकते हो, तो ये एक लिमिट पे प्रिंट कर सकते हो। 10 किलो गोल्ड से आप 2000 जिग प्रिंट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? जितना गोल्ड आपके पास होगा उतना ही आप करेंसी प्रिंट कर पाओगे। मैं आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूं। बैक्ड इंडिया की जो करेंसी है वो गोल्ड बैक्ड नहीं है पूरी तरीके से, तो वो किसके सपोर्ट से बनती है हमारी करेंसी, मैं आपको उससे समझाता हूं इसके बारे में। देखिए, करेंसी लॉन्च करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कुछ असेट होना चाहिए। जैसे विराट भाई अनुष्का भाभी के पास कुछ असेट थे, तब जाके उन्होंने कुछ चीजें पैदा करी है, कुछ लायबिलिटी पैदा करी है, ठीक है? तो हम अपने असेट के हिसाब से हमारे पास कितने, हमारी कितनी औकात है, हमारे पास कितने असेट है। असेट वो चीजें होती है जो हमें कुछ मुनाफा दे, वो हमारा असेट होता है। और लायबिलिटी वो चीज होती है जो हमारा खर्चा करा है, देनदारी लायबिलिटी कहलाती है, ठीक है? तो इंसान लायबिलिटी जनरेट करता है असेट के हिसाब से। वैसे ही आरबीआई गवर्नर क्या प्रोड्यूस करते हैं? करेंसी प्रोड्यूस करते हैं। और ये करेंसी किस हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं? रुपीज प्रोड्यूस करते हैं आरबीआई गवर्नर। तो वो किस हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं? अपने असेट के हिसाब से करते हैं। अपने जो उनके पास जो पैसे होते हैं उस हिसाब से क्या करते हैं? करेंसी प्रिंट करते हैं। जैसे रुपीज, गोल्ड कॉइन, बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो हमारा जो रुपी है वो बैक्ड बाय दीज असेट है। हमारा जो रुपी है वो बैक्ड बाय दीज असेट है। मतलब हमारे रुपीज, हम 100 रुपए प्रिंट करेंगे, हमारे गवर्नर साहब 100 रुपए तभी प्रिंट करेंगे जब हमारे पास 100 रुपए का असेट होगा, 100 रुपए के हिसाब से असेट होगा। वैसे जिम्बाब्वे की जो करेंसी है जिग, वो उतना ही जिग प्रिंट करेंगे जितना उनके पास क्या, जितना हिसाब से उनके पास क्या होगा? गोल्ड होगा। समझ रहे मेरी बात को? एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे M0 हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी ये होता है कि कितना प्रिंट, कितना मतलब मनी आरबीआई ने जनरेट करा, कितनी लायबिलिटी आरबीआई की। आरबीआई की टोटल लायबिलिटी को बोलेंगे हम M0 और बोलेंगे हम हाई पावर्ड मनी। आरबीआई की टोटल लायबिलिटी शुड बी इक्वल टू द लायबिलिटी ऑफ द असेट दे हैव। समझ में आ गया? इस हिसाब से प्रिंट करेंगे। तो हमारी जो भी लायबिलिटी है, हमारे पास जो भी करेंसी है वो बैक्ड बाय आर असेट। वैसे आर जो जिम्बाब्वे की जो करेंसी जिग इज बैक्ड बाय गोल्ड। हमारा सिर्फ गोल्ड नहीं है, हमारा कॉइन्स भी है, हमारा फॉरेन सिक्योरिटी भी है। हमारा सिर्फ गोल्ड नहीं है, उनका सिर्फ गोल्ड है। ये डिफरेंस है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, रट लो, चिंता वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन करके दिखाइए एक बार। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाई पावर्ड मनी? इसका आंसर होगा बी। टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन इन बैंक और आरबीआई, टोटल मनी इज हाई पावर्ड मनी, उसको हम बोलेंगे M0, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड न्यूज इंपॉर्टेंट है, GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस टेक रिलेटेड इंपॉर्टेंट है हमारा। इसमें, इस न्यूज में क्या हो रहा है बताता हूं मैं आपको। रिसेंटली काउंसिल ऑफ यूरोप ने एक फ्रेमवर्क बनाया है। फ्रेमवर्क किस के लिए बनाया है, किस टॉपिक पे बनाया है? वो टॉपिक है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाया है, ठीक है? इस फ्रेमवर्क का एक टाइटल है, एक नाम है इस फ्रेमवर्क का, उसका नाम है कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। ये नाम है, और इस नाम का निकनेम है AI कन्वेंशन, ठीक है? काउंसिल ऑफ यूरोप ने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम है, इतना बड़ा नाम है, उसका निकनेम है AI कन्वेंशन। AI के ऊपर कन्वेंशन बनाया, ठीक है? अब एक एक करके हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप क्या होती है, हम एक बार बात करते हैं फ्रेमवर्क क्या होता है, फिर हम देखते हैं AI कन्वेंशन क्या होता है, एक एक करके। काउंसिल ऑफ यूरोप, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उनको मालूम चला लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, उन्होंने दोस्ती कर ली। यूरोप वालों ने दोस्ती कर ली 1949 में, और मिलके क्या बनाया? काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया, ठीक है? काउंसिल ऑफ यूरोप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? 1949 बनाया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस में। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि काउंसिल ऑफ यूरोप में सिर्फ यूरोप के लोग नहीं है, 2 कंट्रीज लाइक जापान
और यूएस भी इसका मेंबर है, काउंसिल ऑफ यूरोप का इंपोर्टेंट मेंबर है। तीसरा जो कंट्री है उसका मेंबर है वो है होली सी। होली सी बोले तो वेटिकन सिटी जो रोम के अंदर है, ठीक है, वो भी इसका मेंबर है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, जापान और यूएस। अगला ये हो गया काउंसिल ऑफ यूरोप के बारे में बता दिया मैंने। अब बताता हूं फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क वो कन्वेंशंस होते हैं, वो मतलब नीतियां होती हैं जो बाइंडिंग होती हैं, जो क्या होती है, बाइंडिंग होती है, वो क्या कहलाते हैं, फ्रेमवर्क कहलाते हैं। और इस कन्वेंशन के अंदर कुछ कानून बनाए जाते हैं, कुछ प्रावधान बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, फ्रेमवर्क्स और बाइंडिंग, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उसके अंदर के कुछ कानून होते हैं। जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक फ्रेमवर्क है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को बचाना है, ये हमने मिशन है हमारा, और उसको मिशन को फुलफिल करने के लिए कुछ हमने क्या बनाया, कानून बनाया, जैसे कार्डिजना प्रोटोकॉल, कुछ नियम बनाए, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल हो जाएगा। समझ में आयो कि नहीं आयो? ठीक है, तो हमने देख लिया काउंसिल ऑफ यूरोप देख लिया हमने, हम देख लिया फ्रेमवर्क क्या होते हैं। तो हम देखते हैं एआई कन्वेंशन क्या होता है। हम देख लेते हैं एआई कन्वेंशन, ये जो कन्वेंशन है फ्रेमवर्क फॉर, ये है क्या, देखो काउंसिल ऑफ यूरोप ये चाह रही है, काउंसिल ऑफ यूरोप ये चाह रही है कि जो एआई कन्वेंशन हुआ है ना, एआई कन्वेंशन के माध्यम से, एआई कन्वेंशन के माध्यम से एआई इस तरीके से ग्रो हो कि वो ह्यूमन राइट को अफेक्ट ना करे। पहली चीज वो ये चाह रही है कि डेमोक्रेसी क्या रहे, बरकरार रहे। दूसरी चीज वो ये चाह रही है कि रूल ऑफ लॉ बरकरार रहे। काउंसिल ऑफ यूरोप एआई कन्वेंशन इसने इसलिए लॉन्च करा है ताकि ये चीजें वो क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। किसी भी हालत में एआई ना डेमोक्रेसी, ना ह्यूमन राइट, ना रूल ऑफ लॉ को वायलेट करेगा। ये एआई कन्वेंशन है और ये बाइंडिंग है। ठीक है, क्या प्राइवेट को मानना पड़ेगा? बिल्कुल मानना पड़ेगा, पर इसमें अगेन एक एक्सेप्शन है। जब भी ह्यूमन सिक्योरिटी की बात, मतलब जब भी कंट्री की सिक्योरिटी की बात आएगी, जब भी नेशनल इंटरेस्ट आएगा, तब ये जो कन्वेंशन है बाइंडिंग नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जब भी जैसे हम लोग अच्छे इंसान तब तक ही अच्छे इंसान है जब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जब हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे। वैसे ही वो ये बोल रहे हैं कि ये जो एआई कन्वेंशन है वो कभी डेमोक्रेसी को हर्ट नहीं करेगा, वो कभी ह्यूमन राइट को हर्ट नहीं करेगा, वो कभी रूल ऑफ लॉ को हर्ट नहीं करेगा। एक्सेप्शन, अगर आप हमारे देश में अटैक करोगे, अगर देश में कोई अटैक करेगा, नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, तब हमारा एआई इन सब चीजों को नहीं दिखेगा और नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देगा। ठीक है, ये उसमें एक्सेप्शन है। क्या इसका मेंबर इंडिया है? नहीं है, क्योंकि इंडिया काउंसिल ऑफ यूरोप का मेंबर नहीं है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, बाद में भी मतलब इंडिया कुछ दिनों बाद इन्हीं गाइडलाइंस को देख के एआई के ऊपर खुद अपनी गाइडलाइंस बनाएगा, तब ये न्यूज फिर से न्यूज में आएगी। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली न्यूज, क्वेश्चन करिए पहले इसमें, फिर द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप, इंडिया। अगला, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब करके इंस्टीट्यूशन है, उसने एक पेपर रिलीज करा है। उस पेपर में वो ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों के पास वेल्थ ज्यादा है, जिन लोगों के पास क्या है, पैसा ज्यादा है, जिन लोगों के पास वेल्थ ज्यादा है, उनसे आप क्या करो, हैवी टैक्स लो, उनसे आप हैवी टैक्स लो और उस टैक्स को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। किसको? जिसके पास पैसा नहीं है। इससे इनइक्वालिटी क्या होगी, कम होगी। वर्ल्ड में इनइक्वालिटी क्या होगी, कम होगी। आप ऐसा करो, वो बोल रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट लॉन्च करी है, द राइज ऑफ बिलियनियर राज, इनकम एंड द वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया, इसे रिपोर्ट उन्होंने रिलीज करी हुई है। ठीक है, उनका वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड में 1% लोगों के पास 22% पैसा है और वर्ल्ड में 50% लोगों के पास सिर्फ 15% पैसा है।
इसीलिए जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे आप टैक्स ज्यादा लो और उसको बांटो किस पे, जिनके पास पैसा क्या है, कम है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है। और उन्होंने कुछ तरीके बताए। उन्होंने बोला कि जिनके पास 10 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक पैसा कमाते हैं उनसे 2% एनुअल टैक्स लो। जो 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, जिनके पास 100 करोड़ रुपए की वेल्थ है, उनसे 40% टैक्स लो। वो बोल रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स 33% कर दो। इंडिया में क्या अभी कुछ इनहेरिटेंस टैक्स है? नहीं है, मगर ये लोग बोल रहे हैं 33% इनहेरिटेंस टैक्स करो। ठीक है, तो ये न्यूज है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है आपके GS1 सोशल इश्यूज के लिए, GS2 सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। इथिक्स के पेपर में भी आप इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं, ऐसे में भी आप इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं। ठीक है। इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आएगी तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, सोशल मोबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, लोग एक जगह पे फिक्स रहेंगे, डरेंगे एक जगह दूसरी जगह जाने पे, सोशल अनरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट होगी, लोग आपस में लड़ना शुरू करेंगे। लड़ाई से बड़ा कारण क्या है? पैसे की कमी लड़ाई से बड़ा कारण है। ठीक है। फिर अगला है पॉवर्टी और डेप्रिवेशन भी आएगा। अगर ये सब हटाना है तो आपको लगाना कम करना पड़ेगा इन इक्वालिटी। क्वेश्चन करके देखिए वाला सवाल। अच्छा, इस क्वेश्चन में पहले सवाल करके देखिए। इस रिपोर्ट ने इस आंसर ये शायद सी है। इस रिपोर्ट ने यह बताया है कि जो इनइक्वालिटी इन इंडिया थी, जो इंडिया में इनइक्वालिटी थी, वो हमेशा से ज्यादा नहीं थी। आजादी के बाद इनइक्वालिटी देश में कम हुई है। आजादी से 1980 तक इनइक्वालिटी क्या हुई है? देश में कम हुई है। 1980 के बाद इनइक्वालिटी बढ़ी है और इनइक्वालिटी आफ्टर 2000 सन 2000 के बाद इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ड्यू टू द रीजन ऑफ LPG रिफॉर्म्स। वो ये रिपोर्ट ये बात बता रही है। अगेन ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें जाते हैं। ये क्वेश्चन करके बताइए। स्टॉप करिए वीडियो को, फिर करके देखिए। इसका आंसर होगा ए। लास्ट न्यूज है पल्स रिलेटेड, दाल से रिलेटेड ये न्यूज है। दाल के इंपोर्ट रिलेटेड ये न्यूज है। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है 2018 के बाद हमने हाईएस्ट इंपोर्ट करा है दालों का। 4.5 मिलियन टन हमने दाल इंपोर्ट करी 2024 फाइनेंशियल ईयर में। इससे पहले 2018 में हमने इंपोर्ट करा था, और 2018 में हमने इंपोर्ट करा था 2.5 मिलियन टन हमने इंपोर्ट करा 2018 में। 2024 में हमने कितना इंपोर्ट करा है? 4.5 मिलियन टन इंपोर्ट करा हमने दालों को। क्या हम लोग दाल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं क्या? हम लोग इंडिया दाल के लिए सबसे ज्यादा बड़े प्रोड्यूसर हैं, सबसे ज्यादा बड़े कंज्यूमर हैं, सबसे ज्यादा बड़े इंपोर्टर हैं हम लोग दाल के लिए। ठीक है। स्मृति ईरानी जी ने बोला था कि एक गरीब के लिए जो प्रोटीन का सोर्स है, सबसे बड़े प्रोटीन का सोर्स है, वो दाल है। ठीक है। दाल रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में उगती है, पर सबसे ज्यादा दाल किस सीजन में उगती है? रबी की सीजन है। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, अलग अलग प्रकार की दालें होती हैं, पर इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी दाल उगाई जाती है? चने की दाल, ग्राम। ठीक है। उसके बाद कौन सी उगाई जाती है? तुअर। ठीक है। और कुछ बचा है क्या इसमें? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में दाल ज्यादा उगाई जाती है। एक बहुत धरती को हिला देने वाला एक फैक्ट है, वो बता रहा हूं मैं आपको। क्लास 9th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बुराई के परिप्रेक्ष्य में ये बात लिखी थी। 1965-1960 में 66 में पल्स का प्रोडक्शन और वीट का प्रोडक्शन लगभग बराबर था,
पर ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन और एमएसपी की वजह से, सरकार के पीडीएस की वजह से वीट की डिमांड बढ़ गई है। लोग क्या कर रहे हैं, अब सिर्फ गेहूं उगा रहे हैं, और अभी दोनों के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। पल्स का प्रोडक्शन 24 मिलियन टन अभी है, और गेहूं का प्रोडक्शन कितना होगा, 97 मिलियन टन। अब तो 100 से ऊपर हो गया है गेहूं का प्रोडक्शन मिलियन टन में। ठीक है, ये 2017-18 का डाटा था। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से का है ये। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको डालिएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन करके दिखाइए, यूपीएससी 2020 से क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग वीडियो ऑफ करके आंसर करिए प्लीज। इसका आंसर है ए। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन भी गलत क्यों हुआ, क्योंकि ग्रीन ग्राम लिखा है, ग्रीन ग्राम लिखा है। ग्रीन ग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूंग। मूंग का प्रोडक्शन तो ज्यादा नहीं है, हाफ नहीं है, सिर्फ ग्राम जो है ना चने की दाल का प्रोडक्शन ज्यादा है, पहला चीज। तीसरी चीज, खरीफ में जो दाल का प्रोडक्शन कम होता है, और रबी के सीजन में प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, 60-40 का रेशो है। ठीक है, ये है आज के करंट अफेयर्स, और हम धीरे धीरे आई12 भी लाना शुरू करेंगे। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, and please share the videos. Thank you.